नमस्कार। आज हम भूगोल की गहराइयों में उतर रहे हैं, खास तौर पर हवाओं, दुनिया भर की जलवायु और जो विशाल समुद्री धाराएं हैं उन पर। जी। हमारे पास कुछ काफी डिटेल्ड नोट्स हैं जो इन थोड़े मुश्किल लगने वाले विषयों को खोलते हैं, और मकसद बस ये समझना कि ये सारी ताकतें कैसे आपस में जुड़ी हैं और हमारे ग्रह के मौसम और कह सकते हैं माहौल को कैसे शक्ल देती हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान और दिलचस्प बनाए। बिल्कुल। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हवा मतलब चलती ही क्यों है? हाँ, देखिए ये सारा खेल है अब एयर प्रेशर के फर्क का, मतलब हवा का दबाव। अच्छा। सोचिए, गर्म हवा हल्की होती है ना, हाँ। तो वो ऊपर उठती है। हाँ। तो जहां से वो उठी वहां हवा कम हो गई, यानी कम दबाव का क्षेत्र बन गया, लो प्रेशर, एलपी। ओके। और इसके उलट ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे बैठती है। जहां वो बैठती है वहां हवा ज्यादा हो जाती है, यानी हाई प्रेशर, एचपी। समझ गई। गरम हवा ऊपर, ठंडी नीचे, एलपी और एचपी। बिल्कुल। और कुदरत वो हमेशा बैलेंस चाहती है, संतुलन। हम्म। तो हवा क्या करती है, वो हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से जहां ज्यादा है वहां से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ जहां कम है बहने लगती है। अच्छा। बस इसी बहती हवा को हम पवन या विंड कहते हैं। ये इसका बेसिक फंडा है। और ये दबाव का खेल सिर्फ मतलब छोटे लेवल पर नहीं, पूरी पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर चल रहा है, सही? हाँ हाँ बिल्कुल, ग्लोबली हो रहा है ये। जैसे आप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को देखिए, जी। वहां सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है साल भर, तो हवा खूब गर्म होकर ऊपर उड़ती है। नतीजा लो प्रेशर। लो प्रेशर। फिर थोड़ा ऊपर जाएं, नॉर्थ और साउथ में, करीब 30 डिग्री लैटिट्यूड पर, जिन्हें सब ट्रॉपिक्स कहते हैं, वहां ऊपर उठी हवा ठंडी होकर नीचे उतरती है, तो वहां हाई प्रेशर। अच्छा, वहाँ हाई प्रेशर। फिर और ध्रुवों की तरफ बढ़ें, करीब 60 डिग्री पर, सब पोलर रीजन में, वहां फिर से हवा ऊपर उठती है, तो लो प्रेशर। फिर लो प्रेशर। और आखिर में बिल्कुल ध्रुवों पर, पोल्स पर, जहां कड़ाके की ठंड है, हवा भारी होकर नीचे बैठती है, तो एकदम हाई प्रेशर। अरे वाह। तो ये एक पैटर्न बन गया पूरा, लो हाई, इक्वेटर से पोल्स तक। एग्जैक्टली। और इसी बड़े प्रेशर पैटर्न की वजह से बनती हैं हमारी स्थायी हवाएं, परमानेंट विंड्स, जो लगभग साल भर एक ही दिशा में बहती रहती हैं। जैसे ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनें, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटर के लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। पर मजे की बात यह है कि इनका नाम ट्रेड विंड्स पड़ा, लेकिन ये असल में पूरब से आती हैं, तो इन्हें ईस्टर्लीज कहना ज्यादा सही है। अच्छा, पूरब से। हाँ। फिर मध्य अक्षांशों में, मतलब करीब 30 से 60 डिग्री के बीच, हवाएं उल्टी दिशा में यानी पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ये हैं पछुआ पवनें या वेस्टर्लीज। और फिर ध्रुवों के पास पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ फिर से पूरब से आने वाली हवाएं हैं ध्रुवीय पूर्वा पवनें या पोलर ईस्टर्लीज। लेकिन एक मिनट, अगर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो ये सीधी क्यों नहीं चलती? जैसे सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटर लो तक सीधी आनी चाहिए ना, ये पूरब से क्यों मुड़ जाती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर एंट्री होती है पृथ्वी के घूमने की। हाँ। हमारी पृथ्वी घूम रही है ना। हाँ। इस घूमने की वजह से एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा को उसके चलने की दिशा से दाहिनी ओर मोड़ देता है। दाईं ओर, एनएच में। और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मोड़ देता है। अच्छा, एनएच में राइट, एसएच में लेफ्ट, और ये हर जगह बराबर लगता है? नहीं, यही कैच है। ये कोरियोलिस बल इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर बिल्कुल जीरो होता है। जीरो? हाँ। लगभग जीरो। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं ये बढ़ता जाता है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। ओह, इसीलिए ट्रेड विंड सीधी ना आकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर मुड़कर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट से आती हैं। समझ गई। उनका नाम उनकी आने वाली दिशा पर होता है, एनी ट्रेड विंड्स और एसी ट्रेड विंड्स। बिल्कुल। तो ये एनी और एसी ट्रेड विंड्स ये कहीं तो मिलती होंगी आकर इक्वेटर के पास? हाँ हाँ, मिलती हैं। ये इक्वेटर के आसपास के लो प्रेशर वाले इलाके में आकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। इस पूरे जोन को कहते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ITCZ। कभी कभी इसे डोल्ड्रम्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं मिलकर ऊपर उठ रही होती हैं और कोरियोलिस बल भी कमजोर है, तो सतह पर हवा अक्सर बहुत शांत होती है, हल्की। डोल्ड्रम्स
मतलब शांत भाग का? हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये ITCZ फिक्स नहीं है। ये सूरज के साथ साथ थोड़ा नॉर्थ और साउथ खिसकता रहता है। जैसे गर्मियों में जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है तो ये थोड़ा नॉर्थ की तरफ कर्क रेखा की ओर खिसक जाता है, सर्दियों में साउथ की तरफ मकर रेखा की ओर। अच्छा, ये भी मूव करता है मौसम के साथ? जी। और हवा का ये जो ऊपर उठना और नीचे बैठना है, ये सिर्फ सतह पर नहीं, ये पूरे वायुमंडल में बड़े बड़े सर्कुलर पैटर्न बनाता है। इन्हें कहते हैं सर्कुलेशन सेल्स। सर्कुलेशन सेल्स? हाँ, 3 मुख्य सेल हैं हर हेमिस्फेयर में। इक्वेटर से हवा उठी, ऊपर गई, सबट्रॉपिक्स 30 डिग्री पर नीचे उतरी और फिर सतह पर वापस इक्वेटर की ओर आई। ये पूरा चक्कर है हैडली सेल। हैडली सेल। फिर ध्रुवों से ठंडी हवा चली, 60 डिग्री सबपोलर पर गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर से वापस पोल पर गई, नीचे उतरी, यह है पोलर सेल। पोलर सेल। और इन दोनों के बीच में 30 से 60 डिग्री के बीच है फेरल सेल। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये हैडली और पोलर सेल के असर से चलता है। पछवा पवने इसी का हिस्सा है। बाप रे, मतलब पूरी हवा ऐसे बड़े बड़े चक्रों में घूम रही है। बिल्कुल, और यही सेल्स हैं जो गर्मी और नमी को पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। पृथ्वी का एयर कंडीशनिंग सिस्टम समझ लीजिए। वाह। अच्छा, इन नोट्स में एक बड़ा अजीब से नाम दिख रहा है, हॉर्स लैटिट्यूड, घोड़ों वाला अक्षांश। इसका क्या मतलब है? हाँ, नाम तो फनी है। ये वही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले इलाके हैं करीब 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, जहां हवा नीचे उतर रही थी। एग्जैक्टली, जहां हैडली सेल वाली हवा ऊपर से नीचे उतरती है। अब जब हवा नीचे उतरती है तो आसमान साफ रहता है, बादल कम बनते हैं और हवा सतह पर बहुत शांत या हल्की होती है। शांत हवाएं। हाँ, तो पुराने जमाने में जब समुद्री जहाज हवा के सहारे पाल से चलते थे तो वो इन इलाकों में आकर अक्सर फंस जाते थे। हवा ही नहीं मिलती थी आगे बढ़ने के लिए। ओह। तो ऐसी कहानियां हैं, पता नहीं कितनी सच हैं, कि जहाज़ों का वजन कम करने के लिए, ताकि वो हल्की हवा में भी चल सकें, उन्हें अपने साथ ले जाए जा रहे घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। अरे नहीं। बेचारों को। हाँ। इसीलिए इन लैटिट्यूड्स का नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड्स। ये तो काफी दुखद है। खैर, ये तो सतह की हवाओं की बात हुई। क्या ऊंचाई पर, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर हवाएं अलग तरह से चलती हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हम काफ़ी ऊपर जाते हैं, खासकर मिड लैटिट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स में, तो कोरियोलिस बल का असर और ज़्यादा महसूस होता है। वहाँ पर हवा पर 2 मुख्य बल लगते हैं। एक तो प्रेशर का अंतर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, PGF, जो हवा को हाई से लो प्रेशर की तरफ धकेलता है। दूसरा कोरियोलिस, जो उसे मोड़ता है। ओके। ऊंचाई पर फ्रिक्शन या घर्षण कम होता है तो PGF और कोरियोलिस लगभग बैलेंस में आ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हवा ना तो सीधे हाई से लो जाती है, ना ही पूरी तरह मुड़ती है, बल्कि वो समान दाब वाली रेखाओं, जिन्हें आइसोबार्स कहते हैं, उनके लगभग पैरेलल, समानांतर बहने लगती है। आइसोबार के पैरेलल? हाँ, इन हवाओं को जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है ना, तेज हवाएं जो ऊपर चलती हैं, वो काफी हद तक इसी तरह की हवाएं हैं। अच्छा, जेट स्ट्रीम्स जियोस्ट्रॉफिक होती हैं। ओके, ये तो हो गई बड़ी ग्लोबल हवाएं। लेकिन कई बार हम सुनते हैं किसी खास जगह की खास हवा के बारे में, जैसे अपने यहाँ गर्मियों में लू का जिक्र होता है। बिल्कुल सही, वो होती है स्थानीय हवाएं या लोकल विंड्स। ये किसी छोटे एरिया के लोकल तापमान या जमीन की बनावट, मतलब टोपोग्राफी की वजह से पैदा होती हैं। ये गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी। जैसे आपने लू का नाम लिया। हाँ। उत्तर भारत के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली बहुत गर्म, सूखी और धूल भरी हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। हाँ बिल्कुल। और कौन सी है? बहुत सारी हैं। जैसे अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से एक हवा चलती है, सिरोको। ये गर्म है, रेत भरी है। जब ये भूमध्य सागर पार करके इटली या ग्रीस पहुंचती है तो कभी-कभी लाल रेत वाली बारिश करती है। उसे ब्लड रेन भी कहते हैं। ब्लड रेन? बाप रे! हाँ। फिर मिस्र में इसी टाइप की हवा खमसिन कहलाती है। और पश्चिमी अफ्रीका में एक हवा है हरमटान। ये भी सहारा से आती है, सूखी होती है, लेकिन वहाँ गिनी कोस्ट पर बहुत उमस होती है। तो ये सूखी हवा लोगों को थोड़ी राहत देती है। इसीलिए इसका निकनेम पड़ गया है द डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड, ये सही है, सेहत सुधारने वाली हवा। हाँ, कुछ ऐसा। फिर यूरोप में आल्प्स पहाड़ों पर एक गर्म हवा नीचे उतरती है, फोन। अच्छा, गर्म पहाड़ से नीचे उतरने वाली। हाँ, अमेरिका में वॉकीज पहाड़ों पर ऐसी ही गर्म हवा है, चिनूक। ये सर्दियों में अचानक आती है और तापमान बढ़ाकर बर्फ पिघला देती है। इसीलिए इसे स्नो ईटर यानी बर्फ खाने वाली हवा भी कहते हैं। स्नो ईटर, क्या नाम है? ये चिनूक और फोन ये कैटाबैटिक हवाओं के उदाहरण हैं।
मतलब जो रात में या ठंडे समय में पहाड़ के ढलान से नीचे उतरती हैं। कैटाबैटिक मतलब नीचे उतरने वाली। हाँ, और इसका उल्टा होता है एनाबैटिक हवा, जो दिन में जब घाटी की ढलान गर्म होती है तो हवा गर्म होकर ढलान के सहारे ऊपर चढ़ती है। अच्छा, एनाबैटिक ऊपर, कैटाबैटिक नीचे, समझ गई। तो चिनूक गर्म हवा है। क्या ठंडी लोकल हवाएं भी होती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे यूरोप में ही फ्रांस में मिस्ट्रल और एड्रियाटिक सागर के पास बोरा हैं। ये बहुत ठंडी, तेज और सूखी हवाएं हैं जो उत्तर से आती हैं, काफी असर डालती हैं लोकल मौसम पर। मतलब हर इलाके की अपनी खास हवा। बिल्कुल, और एक बहुत कॉमन लोकल विंड सिस्टम है जो समुद्र किनारे रोज देखने को मिलता है। समुद्री और स्थलीय समीर, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। हाँ, ये तो मैंने सुना है। दिन में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और रात में जमीन से समुद्र की तरफ। ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली। और इसका कारण बहुत सिंपल है, जमीन और पानी के गर्म और ठंडा होने की स्पीड का फर्क। स्पीड का फर्क। हाँ, जमीन मतलब रेत या मिट्टी, वो सूरज की धूप में फटाफट गर्म हो जाती है। पानी यानी समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक, तो दिन में क्या होता है, जमीन जल्दी गर्म होकर लो प्रेशर बना देती है। समुद्र अभी उतना गर्म नहीं हुआ, वो ठंडा है, तो वहां हाई प्रेशर रहता है। हवा कहां से कहां जाएगी? हाई से लो, मतलब समुद्र से जमीन की तरफ। बिल्कुल, ये हो गई समुद्री समीर या सी ब्रीज। ओके, और रात में? रात में कहानी उलट जाती है। जमीन जितनी जल्दी गर्म हुई थी उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो जमीन पर बन गया हाई प्रेशर, एचपी। लेकिन समुद्र, वो दिन भर गर्म हुआ था, तो अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, मतलब वो जमीन की तुलना में गर्म है, तो समुद्र पर लो प्रेशर, एलपी। अब हवा जमीन एचपी से समुद्र एलपी की तरफ, स्थलीय समीर, लैंड ब्रीज। परफेक्ट। ये रोज का साइकिल है जो कोस्टल एरिया के तापमान को काफी हद तक कंट्रोल करता है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, हवाओं से अब तूफानों की तरफ चलते हैं। चक्रवात, साइक्लोन, ये नाम सुनते ही डर लगता है। ये बनते कैसे हैं? चक्रवात, खासतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, असल में बहुत ही शक्तिशाली घूमते हुए तूफान हैं। इनका फंडा भी वही प्रेशर वाला है। लो प्रेशर। हाँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर इनके सेंटर में होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। तो हवा क्या करती है? तेजी से सेंटर की तरफ भागती है। हाई से लो की तरफ? हाँ, लेकिन फिर कौन आ जाता है बीच में? कोरियोलिस। बिल्कुल। कोरियोलिस बल हवा को सीधा सेंटर में नहीं जाने देता, बल्कि घुमा देता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के उल्टा। सही। और सदर्न हेमिस्फीयर में? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह। एकदम सही। यही घूमती हुई हवाओं का विशाल सिस्टम ही चक्रवात है। और मैंने सुना है कि चक्रवात के बिल्कुल बीच में, सेंटर में एकदम शांति होती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उसे कहते हैं चक्रवात की आंख या आई ऑफ द साइक्लोन। आंख? हाँ, ये बिल्कुल सेंटर का छोटा सा एरिया होता है, 10-20 किलोमीटर का। अजीब बात यह है कि यहाँ हवा नीचे उतर रही होती है, इसलिए यहाँ बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, हवा भी एकदम शांत होती है। तूफान के बीच शांति का टापू। कमाल है। लेकिन फिर खतरनाक कहाँ होता है? इस आंख के ठीक बाहर का हिस्सा, उसे कहते हैं आई वॉल। आई वॉल? हाँ, यहाँ पर हवा सबसे तेजी से घूमती है और ऊपर उठती है। यहीं पर सबसे घने बादल, सबसे तेज हवाएं और सबसे भयानक बारिश होती है। ये चक्रवात का सबसे विनाशकारी हिस्सा है। आई वॉल, ओके। और ये बनने के लिए क्या खास कंडीशंस चाहिए होती हैं? कहीं भी बन जाते हैं क्या? नहीं, कहीं भी नहीं। खासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए। जैसे कि? पहला और सबसे जरूरी, समुद्र की सतह का पानी काफी गर्म होना चाहिए, कम से कम 26.5 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यही गर्म पानी चक्रवात को एनर्जी देता है, जैसे पेट्रोल गाड़ी को। अच्छा, गर्म पानी। दूसरा, कोरियोलिस बल चाहिए। इसीलिए ये बिल्कुल इक्वेटर पर 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड के बीच नहीं बनते, क्योंकि वहां कोरियोलिस 0 है, थोड़ा दूर बनना शुरू होते हैं। तीसरा, हवा की स्पीड ऊंचाई के साथ ज्यादा बदलनी नहीं चाहिए। अगर ऊपर तेज हवा चल रही हो और नीचे धीमी, तो चक्रवात का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। इसे कहते हैं लो वर्टिकल विंड शेयर। लो विंड शेयर। और चौथा, पहले से हवा में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी, कोई हल्का सा लो प्रेशर एरिया मौजूद हो, जिसके आसपास ये सिस्टम ऑर्गेनाइज हो सके। मतलब ये 4 चीजें मिले तब जाके बनता है ये? हाँ, मोटे तौर पर। और जब ये आता है तो मौसम कैसा होता है? मतलब आईवॉल में आपने कहा भयंकर बारिश, तेज हवा। वहाँ बहुत ही खराब मौसम, आसमान में बहुत ऊंचे घने काले बादल छा जाते हैं,
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। बिजली कड़कती है, गरज होती है, मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश होती है, हवाएं तूफानी रफ्तार से चलती हैं, 150, 200, कभी-कभी 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा। बाप रे। और समुद्र में बहुत ऊंची-ऊंची लहरें उठती हैं। जब चक्रवात तट से टकराता है तो ये समुद्री पानी को तट के ऊपर चढ़ा देता है, जिसे स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। ये बाढ़ लाता है और बहुत तबाही मचाता है। ये तो बहुत डरावना है। ये तो हुए ट्रॉपिकल गर्म इलाकों वाले चक्रवात। क्या ठंडे इलाकों में मतलब हाई लैटिट्यूड्स में भी चक्रवात आते हैं? हाँ, आते हैं, लेकिन वो अलग टाइप के होते हैं। उन्हें कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। शीतोष्ण चक्रवात। ये ट्रॉपिकल वाले की तरह गर्म समुद्र के पानी से उतनी एनर्जी नहीं लेते। ये ज्यादातर तब बनते हैं जब दो बिल्कुल अलग नेचर वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। अलग नेचर वाली हवाएं मतलब एक तरफ से ठंडी सूखी हवा आ रही हो जैसे पोलर रीजन से, और दूसरी तरफ से गर्म नम हवा आ रही हो जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन से। जब ये दो हवाएं मिलती हैं तो इनके बॉर्डर पर, जिसे फ्रंट या वाताग्र कहते हैं, एक विक्षोभ या डिस्टर्बेंस पैदा होता है। ये मिलने की प्रक्रिया फ्रंटोजेनेसिस कहलाती है और इसी से ये टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। अच्छा, तो ये हवाओं के मिलने से बनते हैं फ्रंट्स पर। हाँ। तो इनमें और ट्रॉपिकल वालों में क्या मुख्य फर्क है? कई फर्क हैं। पहला, ट्रॉपिकल वाले सिर्फ गर्म समुद्र पर बनते हैं, जमीन पर आते ही कमजोर पड़ने लगते हैं। टेम्परेट वाले जमीन या समुद्र कहीं भी बन सकते हैं और काफी बड़े एरिया को कवर करते हैं। दूसरा, ट्रॉपिकल वाले ज्यादा इंटेंस होते हैं, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं, हालांकि साइज में छोटे होते हैं। टेम्परेट वाले साइज में बहुत बड़े हो सकते हैं, हजारों किलोमीटर चौड़े, लेकिन हवा की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती। तीसरा, ट्रॉपिकल वाले आमतौर पर पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं, ट्रेड विंड्स के साथ। टेम्परेट वाले ज्यादातर पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं, वेस्टर्लीज के साथ। डायरेक्शन भी उल्टा है। हाँ, और टेम्परेट वाले ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं ट्रॉपिकल वालों की तुलना में। समझ गई। और आपने कहा था चक्रवात लो प्रेशर होता है, तो क्या हाई प्रेशर का भी कुछ होता है? बिल्कुल। चक्रवात का ठीक उल्टा होता है प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। हाँ, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये हाई प्रेशर एचपी के सेंटर के चारों ओर बनता है। इसमें हवा सेंटर से बाहर की ओर निकलती है और घूमने की दिशा भी चक्रवात से उल्टी होती है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, सब कुछ उल्टा। और इसमें मौसम कैसा होता है? एंटी साइक्लोन में हवा ऊपर से नीचे उतर रही होती है, सिंक कर रही होती है, तो बादल नहीं बनते, आसमान साफ रहता है, हवाएं हल्की होती हैं। आमतौर पर एंटी साइक्लोन का मतलब होता है साफ, शांत और स्थिर मौसम, अच्छी धूप वाला दिन। तो चक्रवात मतलब तूफानी मौसम, एंटी साइक्लोन मतलब शांत मौसम। मोटे तौर पर हाँ। अच्छा, और ये जो चक्रवातों के अलग अलग नाम है दुनिया भर में, कहीं हरिकेन, कहीं टाइफून, ये क्या चक्कर है? हाँ, ये बस लोकल नाम है सब ट्रॉपिकल साइक्लोनी, जैसे अटलांटिक ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक में जो आते हैं उन्हें हरिकेन कहते हैं। हरिकेन। वेस्टर्न पैसिफिक में जैसे चीन, जापान, फिलीपींस के पास उन्हें टाइफून कहते हैं। टाइफून। ऑस्ट्रेलिया के आसपास उन्हें विली विली कह देते हैं। विली विली। और हमारे इंडियन ओशन रीजन में, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, हम उन्हें साइक्लोन या चक्रवाती कहते हैं। नाम अलग, चीज एक। समझ गए? ये तो हो गई हवाओं और तूफानों की बात। अब जरा जलवायु पर आते हैं। हम अक्सर दो शब्द यूज करते हैं, मौसम, वेदर, और जलवायु, क्लाइमेट। इनमें क्या फर्क है मैडम? अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मौसम जो है वो है अभी का हाल, शॉर्ट टर्म। अभी का? हाँ, मतलब आज का दिन कैसा है, धूप निकली है, बादल हैं, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तापमान कितना है, ये सब आज का मौसम है। ये घंटे घंटे दिन प्रतिदिन बदल सकता है, आज धूप है, कल बारिश हो सकती है। ओके, शॉर्ट टर्म। जबकि जलवायु यानी क्लाइमेट, वो किसी जगह का लंबे समय का एवरेज मौसम पैटर्न है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग? आमतौर पर वैज्ञानिक कम से कम 30 साल के मौसम के आंकड़ों को देखते हैं, रोज का तापमान, बारिश, हवा वगैरह। उन 30 सालों का एवरेज निकालकर बताते हैं कि उस जगह की जलवायु कैसी है। 30 साल का एवरेज? हाँ, तो जलवायु हमें बताती है कि किसी जगह पर आमतौर पर कैसा मौसम रहता है। जैसे दिल्ली की जलवायु की बात करें तो गर्मियां बहुत गर्म और मानसून में बारिश वाली, सर्दियां ठंडी, ये उसका लॉन्ग टर्म पैटर्न है। समझ गई। मौसम आज का हाल, जलवायु सालों का मिजाज। बिल्कुल सही। तो दुनिया भर में इतनी तरह की जगह हैं, इतनी अलग अलग जलवायु, क्या इनको समझने का कोई तरीका है, कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम? नोट्स में ये कोपेन सिस्टम का जिक्र है। हाँ, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है।
इसे व्लादिमीर कोपिन नाम के एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने करीब 1918 में बनाया था और बाद में इसमें सुधार भी हुए। कोपिन सिस्टम, ये काम कैसे करता है? ये एक एम्पिरिकल सिस्टम है, मतलब ये सीधे तौर पर ऑब्जर्व्ड डेटा पर आधारित है, मुख्य रूप से दो चीजों पर, तापमान और वर्षा। तापमान और बारिश? हाँ, उन्होंने दुनिया की जलवायु को पहले कुछ बड़े ग्रुप्स में बांटा, जिन्हें कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, A, B, C, D, E। ये मोटे तौर पर तापमान पर आधारित हैं। A, B, C, D, E ये क्या है? A मतलब ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय, जहां साल भर गर्मी रहती है, कोई सर्दी का मौसम नहीं होता। A ट्रॉपिकल। B मतलब ड्राई या शुष्क, जहां बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तानी इलाके। यहाँ तापमान मुख्य क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि पानी की कमी है। B ड्राई। C मतलब वार्म टेम्परेट या गर्म शीतोष्ण, यहाँ गर्मियां गर्म होती हैं लेकिन सर्दियां हल्की होती हैं, ज्यादा ठंडी नहीं। C वार्म टेम्परेट। D मतलब कोल्ड टेम्परेट या शीत हिमवन, यहाँ गर्मियां तो होती हैं लेकिन सर्दियां काफी ठंडी और बर्फीली होती हैं। ये हाई लैटिट्यूड्स में मिलता है। D कोल्ड टेम्परेट। और E मतलब पोलर या ध्रुवीय, जहां बेहद ठंड होती है, गर्मियां होती ही नहीं या बहुत छोटी और ठंडी होती हैं। E पोलर। ओके, A B C D E। हाँ, कभी-कभी हाईलैंड या पर्वतीय जलवायु भी अलग से दिखाते हैं, जहां ऊंचाई के कारण तापमान बदलता है। और फिर इन बड़े ग्रुप्स के अंदर भी कुछ है, नोट्स में छोटे लेटर्स भी दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। बड़े लेटर तो तापमान का आइडिया देते हैं, फिर वर्षा कब और कितनी होती है उसके पैटर्न को दिखाने के लिए छोटे लेटर्स जोड़े जाते हैं। जैसे F का मतलब है फुल बारिश, यानी साल भर पर्याप्त बारिश होती है, कोई सूखा मौसम नहीं। F फुल बारिश। M का मतलब है मॉनसून, यानी एक छोटा सूखा मौसम होता है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होती है मॉनसून में। M मॉनसून। W का मतलब है विंटर ड्राई, यानी सर्दियां सूखी होती हैं, बारिश गर्मियों में होती है। W सूखी सर्दी। और S का मतलब है समर ड्राई, यानी गर्मियां सूखी होती हैं, बारिश सर्दियों में होती है। S सूखी गर्मी। अच्छा, और जो BW क्लाइमेट है उसके लिए भी दो सब टाइप हैं। W मतलब डेजर्ट या मरुस्थल, जहां बहुत ही कम बारिश होती है, और S मतलब स्टेपी, जो सेमी एरिड या अर्धशुष्क होता है, डेजर्ट से थोड़ी ज्यादा बारिश। BW और BS डेजर्ट और स्टेपी। हाँ, और E पोलर के लिए T मतलब टुंड्रा, जहां गर्मियां बहुत छोटी और ठंडी होती हैं, और F मतलब आइस कैप, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। ET और EF टुंड्रा और आइस कैप। बाप रे, ये तो पूरी कोडिंग लग रही है। हाँ, है तो, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो बहुत यूजफुल है। क्या आप कोई एक दो उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये थोड़ा क्लियर हो? जैसे मान लीजिए कहीं गर्मियां सूखी हैं और सर्दियां हल्की हैं और बारिश वाली। बिल्कुल, ये है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु, जैसे इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया में। यहाँ सर्दियां हल्की मतलब C टाइप और बारिश वाली होती हैं, और गर्मियां सूखी मतलब S टाइप। तो इसका कोपन कोड हुआ CS। अच्छा, C मतलब वार्म टेम्परेट, S मतलब समर ड्राई। परफेक्ट। या जैसे अपने यहाँ मुंबई या केरल का तट, साल भर गर्म और मॉनसून में भयंकर बारिश, तो कोड हुआ AM। ट्रॉपिकल मॉनसून। अब समझ आया, ये कोड देखकर ही पता चल जाता है कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। एग्जैक्टली, यही इसका फायदा है। चलिए, अब हवा और जलवायु से आगे बढ़कर समुद्र की दुनिया में चलते हैं। जमीन की तरह पानी भी शांत नहीं है, समुद्र में भी विशाल धाराएं बहती रहती हैं। ये क्यों चलती हैं भाई? पानी क्यों घूमता रहता है? हाँ, समुद्र का पानी भी लगातार मोशन में है। इन ओशन करंट्स के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, एक नहीं कई सारे। अच्छा, क्या क्या? सबसे पहला तो वही सूरज की गर्मी। इक्वेटर के पास पानी ज्यादा गर्म होता है, पोल्स के पास ठंडा। गर्म पानी हल्का होता है, ठंडा पानी भारी। इस डेंसिटी या घनत्व के फर्क से पानी मूव करता है। तापमान का फर्क। दूसरा हवा, जो स्थायी हवाएं सतह पर चलती हैं, जैसे ट्रेड विंड्स या वेस्टर्लीज, वो पानी की ऊपरी सतह को अपने साथ घसीटती हैं, धक्का देती हैं। सरफेस करंट्स का बड़ा कारण हवा है। हवा का धक्का। तीसरा, पानी का खारापन यानी सैलिनिटी। कहीं पानी ज्यादा खारा है, कहीं कम। ज्यादा खारा पानी भारी होता है, तो तापमान और सैलिनिटी दोनों मिलकर पानी के घनत्व में अंतर पैदा करते हैं। इस डेंसिटी डिफरेंस से भी पानी बहता है, खासकर गहराई में।
इसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। थर्मो मतलब तापमान, हेलाइन मतलब खारापन। ओके। चौथा फिर से वही अपना दोस्त कोरियोलिस बल। पृथ्वी का घूमना इन पानी की धाराओं को भी मोड़ता है। NH में राइट, SH में लेफ्ट। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता। बिल्कुल नहीं। और पांचवा जमीन का शेप। महाद्वीपों के तट कैसे हैं, समुद्र के नीचे जमीन कैसी है, ये सब भी धाराओं के रास्ते को गाइड करते हैं। मतलब गर्मी, हवा, खारापन, पृथ्वी का घूमना और जमीन की बनावट, ये सब मिलकर चलाते हैं इन धाराओं को। हाँ, ये मुख्य कारण है। नोट्स में ज्वार भाटा, लहरें, सुनामी का भी जिक्र है। वो भी पानी की गति के रूप हैं, पर धाराएं इनसे अलग, एक कांस्टेंट फ्लो हैं। और ये धाराएं भी गर्म और ठंडी होती हैं? हाँ, बिल्कुल। जो धाराएं इक्वेटर या गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ जाती हैं, वो गर्म धाराएं वार्म करंट्स कहलाती हैं। और जो ठंडे पोलर इलाकों से गर्म इक्वेटर की तरफ आती हैं, वो ठंडी धाराएं कोल्ड करंट्स कहलाती हैं। नोट्स में कुछ ठंडी धाराओं के नाम दिए हैं, जैसे बेंगुएला, पेरू, लैब्राडोर। हाँ, ये कुछ फेमस ठंडी धाराएं हैं। पेरू धारा, जिसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर है। कैलिफोर्निया धारा नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर। कैनरी धारा अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर। बेंगुएला धारा अफ्रीका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर। और अटलांटिक में ग्रीनलैंड से आने वाली ईस्ट ग्रीनलैंड धारा और कनाडा के पास से आने वाली लैब्राडोर धारा, ये सब ठंडे पानी को इक्वेटर की तरफ लाती हैं। बाप रे, काफी सारी हैं। इनका असर क्या होता है? मतलब पानी ठंडा या गर्म होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इन धाराओं का हमारे क्लाइमेट, इकोसिस्टम और इकोनॉमी पर जबरदस्त असर है। सच में? कैसे? पहला तो ये पृथ्वी का तापमान रेगुलेट करने में मदद करती हैं। गर्म धाराएं गर्मी को पोल्स की तरफ ले जाती हैं, ठंडी धाराएं ठंडे पानी को इक्वेटर की तरफ। सोचिए, अगर ये ना हो तो इक्वेटर और गर्म हो जाएगा, पोल्स और ठंडे। ये एक तरह का ग्लोबल हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दुनिया का एसी हीटर। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा बड़ा असर है फिशिंग पर, मछली पकड़ने वाले इलाकों पर। मछलियों पर? वो कैसे? जहां पर एक गर्म और एक ठंडी धारा मिलती है ना, वहां एक खास कंडीशन बनती है। ठंडे पानी में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, और जब वो गर्म पानी से मिलता है और ऊपर आता है अपवेलिंग, तो वहां प्लैंकटन, जो समुद्री माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, वो खूब पनपते हैं। प्लैंकटन? और प्लैंकटन मछलियों का मेन खाना है। तो जहां प्लैंकटन ज्यादा, वहां मछलियां भी झुंड में आती हैं। अरे वाह! इसलिए जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वो दुनिया के सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। जैसे न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पास, जहां ठंडी लैब्राडोर धारा गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। जापान के पास, जहां ठंडी ओयाशियो धारा गर्म कुरुशियो से मिलती है। ये वर्ल्ड फेमस फिशिंग जोन है। और क्या असर है? एक और बहुत बहुत बड़ा असर है रेगिस्तानों का बनना, डेजर्ट फॉर्मेशन। रेगिस्तान समुद्री धाराओं से? ये कैसे? सोचिए, जो ठंडी धाराएं महाद्वीपों के वेस्ट कोस्ट से गुजरती हैं, जैसे पेरू, बेंगुएला, कैनरी, कैलिफोर्निया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये धाराएं ठंडी हैं। हाँ। तो ये अपने ऊपर बहने वाली हवा को भी ठंडा कर देती हैं। अब ठंडी हवा की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ज्यादा नमी होल्ड नहीं कर सकती, वो ड्राई होती है। ठंडी हवा ड्राई होती है? हाँ, तो जब ये ठंडी और सूखी हवा तट पर या कोस्ट पर पहुंचती है, तो वहां बारिश नहीं करती या बहुत कम करती है, क्योंकि उसमें नमी नहीं है ज्यादा। ओह! नतीजा क्या होता है? उन कोस्टल इलाकों में बारिश नहीं होती और धीरे धीरे वहां रेगिस्तान बन जाते हैं। आप मैप उठाकर देखिए, दुनिया के कई बड़े कोस्टल डेजर्ट इन्हीं ठंडी धाराओं के पास मिलेंगे। जैसे दक्षिण अमेरिका का अटाकामा डेजर्ट, पेरू हुम्बोल्ट धारा, अफ्रीका का नमीब डेजर्ट, बेंगुएला धारा, कालाहारी का कोस्टल हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका का मुजावे डेजर्ट का हिस्सा, कैलिफोर्निया धारा, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। ये कोई संयोग नहीं है। अरे बाप रे! मतलब ठंडी समुद्री धाराएं रेगिस्तान बनाने में हेल्प करती हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वाओ! व्हाट अ कनेक्शन! बिल्कुल, ये एक डायरेक्ट लिंक है। और एक और असर है कोहरे का बनना। कोहरा? जब गर्म गर्म नमी वाली हवा किसी ठंडी समुद्री धारा के ऊपर से बहती है, तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर वो अपनी नमी कंडेंस कर देती है और घना समुद्री कोहरा बन जाता है। ये उन इलाकों में शिपिंग यानी जहाज़ों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोहरा भी। तो मतलब ये धाराएं सिर्फ पानी नहीं बहाती, मौसम, रेगिस्तान, मछलियां, कोहरा सब पर असर डालती। एग्जैक्टली।
तो कुल मिलाकर आज हमने जो बात की, हवा का दबाव, फिर उससे चलने वाली हवाएं, फिर पृथ्वी के घूमने से उनका मुड़ना, फिर ITCZ, सर्कुलेशन सेल्स, लोकल हवाएं, फिर भयंकर चक्रवात, फिर मौसम और जलवायु का फर्क, कोपेन का क्लासिफिकेशन और आखिर में ये समुद्री धाराएं और उनके असर। ऐसा लगता है ये सब अलग अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इट्स अ सिस्टम, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डायनामिक सिस्टम है जिसमें हवा और पानी लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं, एनर्जी और मैटर को पूरी पृथ्वी पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और यही सिस्टम हमारे लोकल मौसम को तय करता है, हमारे इकोसिस्टम को बनाता है, चाहे वो मछलियों से भरे समुद्र हों या सूखे रेगिस्तान, और हमारी इंसानी गतिविधियों को भी, जैसे शिपिंग या खेती, सबको प्रभावित करता है। पृथ्वी पर जीवन का संतुलन के लिए यह हवा और पानी का नाच बहुत जरूरी है। सच में। अच्छा, हमने अभी ये दिलचस्प बात की कि कैसे ठंडी समुद्री धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर रेगिस्तान बनाने में मदद करती हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। आजकल हम क्लाइमेट चेंज की इतनी बात सुनते हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री धाराओं के पैटर्न बदल सकते हैं, वो कमजोर हो सकती हैं या शायद उनका रास्ता बदल सकता है। हाँ, ये चिंता का विषय है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा होता है, अगर ये ठंडी धाराएं बदल जाती हैं, तो उन रेगिस्तानों का क्या होगा जो इनके असर से बने? क्या वो सिकुड़ जाएंगे या शायद और फैलेंगे, या उनकी लोकेशन बदल जाएगी? मतलब धाराओं में बदलाव का इन सूखे इकोसिस्टम पर क्या लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा? ये एक सवाल है जो शायद हमें भविष्य के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है।